नमस्कार, मैं कुमार सत्यम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूरनपुर जनपद पीलीभीत से व्यवसाय पेंटर जर्नल में विषय ट्रेड थ्योरी में आज आपको डिपिंग में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम प्रयुक्त संदर्भ देख लेते हैं आज का। डिपिंग का अर्थ किसी क्रियाकलाप को कम से कम समय में लघु रूप में पूर्ण करने से है। इसका तात्पर्य समानता इसी शीघ्रता में की गई पेंटिंग को कम समय में पूरा करना होता है। इसको किसी कठोर मोटे पेंट एक कोट से सुरक्षित करने से मतलब ही डिपिंग है। देखिए, हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक तरीके से। डेफिनेशन: डिपिंग का अर्थ किसी क्रियाकलाप को कम से कम समय में लघु रूप में पूर्ण करने से है। इसका तात्पर्य समानता किसी शीघ्रता में की गई पेंटिंग को कम समय में पूरा करना तथा इसको किसी कठोर मोटे पेंट के एक कोट से सुरक्षित करने से है। ये हम प्रयुक्त संदर्भ में भी इसको हम देख चुके थे कि हमको क्या पढ़ना है। अब ये देखिए, डिपिंग की होती हैं विधियाँ होती हैं। इसकी दो विधि होती मेन है। अब पहली विधि है डिप विधि। पहली ये है हाथ द्वारा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कम से कम 2 से 3 रंग अपनी कलाकृति के लिए चुनिए। ये सभी चमकदार रंग होने चाहिए क्योंकि अंतिम चरण में गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं। यदि आप हल्के रंगों या मध्यम रंगों का प्रयोग करना चाहते हैं तो गहरे रंगों का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है कि जो हमें रंग का सिलेक्शन करना है, मतलब हमें जो डिपिंग के लिए रंग लेना है वो हमारे गहरे होने चाहिए, गाढ़े रंग होने चाहिए, डार्क कलर्स होने चाहिए, लाइट कलर्स ना हो, मध्यम रंग ना हो। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, अपनी कलाकृति को प्राइमर करें। यदि आप लाल रंग में रंगना चाहते हैं तो इसी कलर का प्राइमर का चयन करें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी जो भी हमारी कलाकृति है, जो भी चीज़ है जिस पर हमें डिपिंग करनी है, उसको क्या है, हमें प्राइमर करना होगा। और अगर हम लाल रंग का डिपिंग करना चाहते हैं तो हमें लाल रंग के प्राइमर को करना होगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, अपनी कलाकृति को साधारण रूप से रंगें। ड्राइंग ब्रश, इंकिंग या शेडिंग की चिंता ना करें। छोटी मोटी गलतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए कलर करें। जैसे कमर बेल्ट को आप पैंट के रंग की तरह ही रंग दें या शर्ट का कलर पैंट की तरह ही रंग दें। ठीक है, ये जैसे आपको बहुत नॉर्मल चीज़ दे रखी है कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना है, जो भी चीज़ है उस कलर का हम अपने आप उसको कर देंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा है पेंट सूखने दें। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है, वार्निश की कैन खोलें। जैसे मिनी वेब्स, पॉलीशेड्स, एंगटिन, वॉलनट, सैनेट। एक हल्के ब्रश का उपयोग करते हुए कलाकृति पर वार्निश करें। थोड़ा गहरा कलर करें, इतना भी गहरा ना हो कि वार्निश की मोटी पपड़ी जम जाए, या फिर कलाकृति को वार्निश कैन में डुबो कर निकालें और सूखने दें। फिर नेक्स्ट देखिए क्या आता है, वार्निश को फिर से हमें सूखने देना है, उसको पूरा सूखने का टाइम देना है। और नेक्स्ट क्या है हमारा है, कलाकृति पर मैटी से स्प्रे कर उसकी शाइन को ख़त्म करें। यदि आप चमकदार रखना चाहते हैं तो इस चरण को छोड़ दें। अगर हमें शाइनिंग रखना है तो हम इस चरण को छोड़ सकते हैं, और अगर हमें शाइनिंग ख़त्म करनी है तो हम इसकी शाइनिंग को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी डिप विधि हो गई हाथ द्वारा। ये हाथ के द्वारा जो हमारी डिप विधि है, हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट विधि हम देखेंगे जो हम डिप की होगी। देखिए अगली हमारी विधि है डिप विधि मैकेनिकल उपकरण द्वारा। मैकेनिकल उपकरण के द्वारा डिप करना एक उपरोक्त विधि ही तरह है। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें वार्निश तथा डिपिंग स्प्रे मशीन तथा क्लिप की सहायता से की जाती है। अब देखिए इसके भी चरण दे रखे हैं हमें कई सारे, हम इसके चरणों को देख लेंगे। सबसे पहला चरण है, सबसे पहले अपने मिनीएचर या कलाकृति को क्लिप की सहायता से पकड़ें।
क्लिप कलाकृति को इस तरह पकड़ें कि कलाकृति पर प्राइमर करते समय उस पर निशान ना छोड़े। तो हमें मतलब जो अपनी कलाकृति या जो भी मिनिएचर है उसको इस तरीके से क्लिप लगाना है कि क्लिप लगाने के बाद वो निशान ना छोड़े, मतलब उस पर हमें निशान नहीं पड़ना चाहिए। क्लिप ऑटोमेटिकली कलाकृति को चारों तरफ घुमाता है तथा स्प्रे मशीन द्वारा प्राइमर उस पर किया जाता रहेगा। तो क्लिप जो है वो ऑटोमेटिकली घुमाता रहेगा और स्प्रे मशीन द्वारा उस पर हमारा जो मिनिएचर है या कलाकृति है उस पर प्राइमर पूरे पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 3-4 कोट करने के बाद मशीन अर्थात क्लिप को बंद कर दें। अब लगभग 3-4 कोट बताएं, 3-4 कोटिंग करने के बाद हम उसको मशीन को अपनी बंद कर देंगे। कलाकृति की प्राइमर सूखने दें। अब हमें क्या है, इंतज़ार करना है कि उसके ऊपर जो हमने प्राइमर का कोट किया है उसको हम सूखने दें। सूखने के बाद दूसरी स्प्रे मशीन द्वारा उस पर वार्निश करें। यह ध्यान रखें कि वार्निश करने वाली स्प्रे मशीन की एयर प्रेशर ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा सुखाने के लिए भट्टी का प्रयोग ना करें। ज़्यादा कलाकार या चमकदार रंग कलाकृति को निखारे। मतलब जो हमें ध्यान रखना है कि सूखने के बाद दूसरी स्प्रे मशीन द्वारा उस पर वार्निश हम करेंगे। यह ध्यान रखें वार्निश करने वाली स्प्रे मशीन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो ताकि वो ज़्यादा चमकदार बन सके। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए अब हम कर लेंगे वार्निश का, सुखानेंगे, उसके बाद अब हमारा आएगा ओवन। प्राचीन काल से मानव किसी न किसी रूप में ओवन का प्रयोग करता आ रहा है। पुराने समय में कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए भट्टी का प्रयोग करता या भट्टी कार्य गीली मिट्टी से बने कच्चे बर्तनों को सुखाकर पक्का तैयार करता था। आजकल बिजली से बने ओवन प्रचलन में हैं। तो देख लीजिए ये मतलब क्या है कि ये बहुत समय से ओवन का इस्तेमाल हो रहा है, भट्टी की तरह एक तरीके से इस्तेमाल होता है इस चीज़ को सुखाने के लिए। अब हम ओवन्स के प्रकार पढ़ेंगे, ओवन कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन कामों के लिए हमारे कौन कौन से ओवनों को इस्तेमाल किया जाता है ये हम जानेंगे। तो ओवन के प्रकार, पहला हो गया हमारा बेंच टाइप ओवन, ठीक है, बेंच टाइप ओवन। नेक्स्ट हमारा हो गया टनल टाइप ओवन, फिर विद्युत ओवन, इंफ्रारेड ओवन, बेसिन ओवन, ठीक है, ये हमारे हो गए ओवन के टाइप्स। अब हमारा सबसे पहले आया बेंच टाइप ओवन। इस प्रकार के ओवन की मुख्य विशेषता यह है कि यह कम उत्पादन के लिए आदर्श है तथा इसमें कम चल लागत है। यह उत्पादन की मात्रा के लिए लोचदार है। इसकी स्थापना लागत भी काफ़ी कम है। इसमें उच्च ईंधन कुशलता होती है। ठीक है, तो बेंच टाइप ओवन हमारा क्या है, इसमें जो है हमारी स्थापना लागत और लागत जो भी है चल लागत ये सब कम है, तो इसलिए हमारा ये अच्छा ओवन है और इसमें ईंधन कुशलता भी कम होती है। अगला हमारा आता है टनल टाइप ओवन। देखिए इसमें क्या है हम पढ़ेंगे, इस प्रकार के ओवन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उत्पादन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है तथा उत्पादन अधिक हो इस बात को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए प्रोडक्शन के हिसाब से है कि उत्पादन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, इस चीज़ की इसमें हमारी प्राथमिकता दी जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आगे क्या है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक योजनाओं को संचालित तथा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 120 डिग्री से कम तापमान के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें तापमान का निर्धारण है 120 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इस तक के लिए तापमान या इसके कम तापमान के लिए हमारा टनल टाइप ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा आएगा नेक्स्ट विद्युत ओवन। विद्युत ओवन ईंधन के रूप में गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत ओवन में विद्युत द्वारा भी ओवन को चलाया जाता है। 220 डिग्री से 240 डिग्री या इससे अधिक के ओवन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ठीक है, ये विद्युत ओवन के बारे में है। इससे अधिक के जो हमारे टेम्परेचर है उसके लिए हमारा विद्युत ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रारेड ओवन।
इंफ्रारेड ओवन उच्च उत्पादन दर के लिए बहुत ही प्रभावी है, परंतु समय के अनुसार सेकंड की बजाय मिनट में कार्य निष्पादन करता है, परंतु इसकी देखरेख अन्य ओवन की तुलना में काफ़ी कम है। इसमें उच्च कुशल गर्मी हस्तांतरण तथा ऊर्जा का उपयोग है। यह संचालित करने में बेहद ही आसान है। तो देख लीजिए ये इंफ्रारेड ओवन है, ये बहुत ही आसान ओवन होता है और इसका टेम्परेचर भी देख लीजिए बहुत है और इसकी देख रेख भी बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा है बेसिन ओवन। बेसिन ओवन ऊपर की तरफ से काफ़ी मात्रा में हीट उत्पादन करते हैं, इसे प्रोसेस ओवन भी कहा जाता है। तो ये तो हमारे देखिए ओवन्स के टाइप्स हो गए, जो जो ओवन हमारे इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे कि ओवन के कार्य सिद्धांत। ओवन जो है हमने टाइप्स पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि ओवन किस किस तरीके से कार्य करते हैं। तो देखिए क्या है, ओवन एक गर्म भट्टी की तरह कार्य करने वाली मशीन है। तो एक भट्टी नहीं हो गई जैसे कि आपने देखा है, भट्टी हो गई, उस तरीके से वो काम करता है। तापमान का उचित रखरखाव इसकी मुख्य विशेषता है। ओवन में किस वस्तु को कितनी देर तक या कितनी बार रखना है, इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ओवन अपनी अत्यधिक तापक्रमता के अनुसार उचित रखरखाव के अभाव में खतरनाक साबित हो सकता है, अतः इसको ऑपरेट करने के लिए उचित कुशलता वाले कर्मियों की आवश्यकता होती है। पहला देखिए क्या है, तापमान का ज्ञान परम आवश्यक है। अगर हमें अब मेन तापमान का ही ज्ञान नहीं होगा कि कितना रखना है हमें, टेम्परेचर कितना उसमें हो रहा है, तो ये तो सब हमारा गड़बड़ कर देगा। इसलिए तापमान जो है उसका ज्ञान होना हमें परम आवश्यक है। फिर क्या है नेक्स्ट, कुशल ऑपरेटर द्वारा ऑपरेटिंग करना ही बेहतर है। तो जो इसको ऑपरेट करने वाला है वो कुशल होना चाहिए, एक बढ़िया ऑपरेटर होना चाहिए जो अच्छे से इसको ऑपरेट कर सके। रखी जाने वाली वस्तुएं या धातुएं की क्वालिटी तथा गलनांक आदि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। अब उसमें जो वस्तुएं रखी जा रही हैं, जो भी उसमें चीज़ रखी जा रही है, धातु रखी जा रही है, उसके गलनांक के बारे में भी हमें पता होना बहुत आवश्यक है। दुर्घटना आदि से बचने के लिए आवश्यक सहायक उपकरणों का होना अति आवश्यक है। तो अब मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास सारे उपकरण मौजूद होने चाहिए, उसको भी बहुत आवश्यक है। अब ये तो हम देख लिए ओवन के हमारे कार्य सिद्धांत हो गए। अब हम देखेंगे ओवन के प्रयोग क्षेत्र, मतलब जो ओवन है वो हमारा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या प्रयोग के क्षेत्र हैं, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला हमारा है ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं आवाजाही क्षेत्र। अब देखिए इसमें ओवन का क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है। ट्रांसपोर्ट में कार, दोपहिया वाहन इत्यादि को पेंट आदि करने के बाद उसको सुखाने की आवश्यकता पड़ती है। ओवन का प्रयोग पेंट को जल्दी सुखाने के लिए किया जाता है। देखिए आपको इस बिल्कुल साफ इस लाइन से ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में ओवन का क्या कार्य है। अगला हमारा क्षेत्र है साइंटिफिक क्षेत्र, ठीक, वैज्ञानिक एरिया। साइंटिफिक क्षेत्र में भी कई प्रकार के उपकरणों को बनाकर एक निश्चित मात्रा में ताप तथा दाब आदि देने की वजह से ओवन का प्रयोग किया जाता है। और अन्य क्षेत्र हो गए हमारे, अब देखिए विभिन्न मिसलेनियस हो गए, कौन कौन से हैं। उत्पादन, घरेलू इंडस्ट्रीज आदि सभी जगह ओवन का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाने लगा है, अतः ओवन का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। तो ये देखिए हमारे ओवन के क्षेत्र हो गए। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ओवन लगभग हमारा हर क्षेत्र में जो है वो प्रयोग किया जाने लगा है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें ये ओवन का इस्तेमाल ना हो रहा हो। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, साइंटिफिक हो गया, अन्य क्षेत्र हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो इन सब में हमने इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे ओवन के सुरक्षा उपाय। ओवन एक हीट उत्पादन करने का उपकरण है तथा यह एक खतरनाक उपकरण भी है। इसकी सुरक्षा के लिए कई आवश्यक कदम हैं। अब हम इसकी सुरक्षा के कदम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ओवन को स्टेबलाइजर से जोड़ा जाना चाहिए ताकि विद्युत का कट या ऑन प्रोसेस सुचारू रूप से चल सके।
ओवन अत्यधिक दहक या ताप उत्पन्न करते हैं। इसके आसपास ऐसी वस्तुएं जो गलनीय हैं तथा जो ज्वलनशील हैं वो उनसे दूर रखी रहनी चाहिए। तो देखिए हम पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। जो भी वस्तुएं हैं वो जो ज्वलनशील हैं या जो गलनीय हैं वो आसपास नहीं होनी चाहिए। ओवन को चलाते समय एक कुशल ऑपरेटर हमेशा ही उसके आसपास मौजूद रहना चाहिए। तो हम ये पहले भी देखे हैं, ये कुशल ऑपरेटर द्वारा ही ओवन का संचालन कराया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए। घरेलू जानवर आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि वे ओवन के ताप से दुर्घटना का शिकार ना हो जाएं। मान लीजिए ओवन हमारा चल रहा है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कोई घरेलू जानवर खुद आ गया और उसमें टच हो गया, उसके पास हो गया, तो उसको नुकसान पहुंचाएगी, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवन के तापक्रम की गति तथा स्थिरता को समझ लेना चाहिए कि कितने डिग्री तापक्रम पर ओवन किसी वस्तु को कितना प्रोसेस कर सकता है। तो ये भी हो गई हमारा ताप का जानकारी होनी चाहिए। जो भी ऑपरेटर होगा, एक कुशल ऑपरेटर होगा, उसको इस चीज़ की हमारे जानकारी होगी कि वह कितने टेम्परेचर पर उसको ऑपरेट कराए। तो ये सब हो गए हमारे ओवन के सुरक्षा उपाय। ये सब वो हमारे ओवन के सुरक्षा की दृष्टि से हो गए। सबसे पहले तो स्टेबलाइजर जुड़ा होना चाहिए, अधिक दहक ना उत्पन्न करना चाहिए, जलने वाली चीज़ें ना रखी होनी चाहिए, पालतू जानवर का इस्तेमाल करना चाहिए और ओवन की ताप की गति को मेंटेन या समझने वाला होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे, ये ओवन जो है वो हमारा डिपिंग प्रोसेस में बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पर पेंट की कोटिंग लगाते हैं या उस पर पेंट की सतह को चढ़ाते हैं तो उसको डिप करने के प्रोसेस को ही हम डिपिंग कहते हैं, जिसको सुखाने के लिए हमको ओवन या जिसको हम कह सकते हैं भट्टी, इस सब की आवश्यकता पड़ती है। तो जब जो भी भट्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हम अभी टाइप्स भी देखे हैं कितने तरीके के होते हैं। तो उसको चलाने के लिए हमारे पास सही रूप से जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि चलाने के लिए या जो भी मशीन चल रही है या भट्टी चल रही है या ओवन चल रहा है तो कोई दुर्घटना ना हो। इस चीज़ का हमको बेहद ही ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, अब ये हमारी डिप विधि मैकेनिकल उपकरण द्वारा दे रखी है, किस तरीके से हमें मैकेनिकल उपकरणों द्वारा डिप विधि करनी है, क्योंकि ये हम पहले देख चुके हैं। फिर से ये देख रहे हैं कि इसके बाद इसी को हम ओवन ड्राई कराएंगे, सुखाएंगे, तो इस प्रोसेस को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से ओवन जो है वो इसमें कारगर होता है, इस्तेमाल आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिप विधि मैकेनिकल उपकरण द्वारा। मैकेनिकल उपकरण के द्वारा डिप करना एक उपरोक्त विधि की तरह ही है। इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें वार्निश तथा डिपिंग स्प्रे मशीन तथा क्लिप की सहायता से की जाती है। तो जैसे कि ये लिखा है कि उपरोक्त की तरह है, इससे पहले हाथ विधि थी हमारा डिपिंग हाथ द्वारा, तो वे उसी की तरह हैं, बस इसमें क्या है वार्निश तथा डिपिंग स्प्रे मशीन, ये दो चीज़ें हो गई हमारी, एक वार्निश, दूसरी डिपिंग स्प्रे मशीन और क्लिप, इसकी सहायता से ये हमारी की जाती है मैकेनिकल प्रोसेस में या मैकेनिकल विधि में डिप करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा प्रोसेस तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या है, सबसे पहले अपने मिनिएचर या कलाकृति को क्लिप की सहायता से पकड़ें। क्लिप कलाकृति को इस तरह से पकड़ें कि कलाकृति पर प्राइमर करते समय उस पर निशान ना छोड़े। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं कि अब इसको हम ओवन ड्राइड कराएंगे। जब हम अपने मिनिएचर या जो भी कलाकृति होगी उसको क्लिप को पकड़ेंगे तो क्लिप अगर निशान ज़रा सा भी दे देगा तो जब वो ओवन ड्राइड होगा जाके वहाँ पर, तो क्या है, जब पेंट सूखेगा तो सूखने के बाद क्या है कि वहाँ पर निशान बना देगा, वो जो निशान की हमें अलग से समझ में आएगा, अलग से दिखेगा। तो इसीलिए क्या है कि क्लिप जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपनी कलाकृति पर बिल्कुल भी या मिनिएचर पर निशान ना छोड़े। तो जिससे कि हमारा अगर पूरा उसमें डिपिंग प्रोसेस हो गया है मैकेनिकल विधि द्वारा, तो हम अपनी कलाकृति को या मिनिएचर को ओवन ड्राइड करा लें, जो भी मतलब वो
धातु है या जिस तरीके का पेंट है, जिस टेम्परेचर पर भी कराएं वो हम एक कुशल कारीगर द्वारा कराएंगे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम कैसे ओवन ड्राइड में देखेंगे। क्लिप ऑटोमेटिकली कलाकृति को चारों तरफ घुमाता है तथा स्प्रे मशीन द्वारा प्राइमर उस पर किया जाता रहेगा। तो क्लिप है जो वो हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली कलाकृति के चारों ओर घुमा रहा है, चारों तरफ घुमा रहा है। जो भी हमारी मिनिएचर है या कलाकृति है वो हर तरफ से घूम रही है। तो स्प्रे मशीन जो है उस पर बराबर स्प्रे वार्निश का स्प्रे करती जा रही है ऑटोमेटिकली। अब देखिए, अब इसमें ये भी दे रखा है कि 3-4 कोट। अब देखिए, पहले तो हम 1-2 कोट जब कर लेंगे, एक कोट कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा कोट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ओवन ड्राइड नहीं करेंगे, उसको सिर्फ हवा में ही सूखने देंगे। क्योंकि अगर हम ओवन ड्राइड कर लेंगे तो ओवन ड्राइड होने के बाद उस पर हम फिर से ऑटोमेटिकली क्लिप का स्प्रे मशीन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब हमें 3-4 कोट करने हैं तो जो हमारा लास्ट वाला कोट होगा, देखिए क्या लिखा है, 3-4 कोट करने के बाद मशीन अर्थात क्लिप को बंद कर दें। जब हमें लगे कि अब हमारा कोटिंग जो है वो पूर्ण तरीके से हो गई है, तब हमें क्लिप को बंद कर देना होगा और क्लिप को भी इस तरीके से हटाना होगा कि जो हमारी कलाकृति है या जो भी हमारी मिनिएचर है उस पर किसी भी प्रकार का या कोई भी निशान ना पड़े। और जब अंतिम कोट हम उस पर कर देंगे तो उसको हम ओवन ड्राइड या ओवन में सुखाने के लिए उसको हम रख देंगे। ओवन में जितना भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर होगा, जितना भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर हम उसको रख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वही चीज़ इसमें बता रहा है, कलाकृति के प्राइमर को हम सूखने देंगे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम जब 3 या 4 या 5 या जितने भी 2 कोट जितने भी करने हैं, तो उस कोट के बाद हम उसको पहले सूखने देंगे। जब वो पूर्ण रूप से हमें लगेगा कि बिल्कुल सूख गया है, तब हम उसको जो है ओवन ड्राइड कराएंगे। अगर हम गीला ही कलाकृति या मिनिएचर को हम ओवन ड्राइड कराएंगे तो इससे समस्या ये आ सकती है कि पेंट में छोटे छोटे कण जो हैं वो फूल सकते हैं या एकदम मॉइस्चर से जो है वो उसमें उभार आ सकता है, जो कि देखने में एकदम प्लेन नहीं लगेगा, जिससे कि हमें पेंट किया हुआ हमारा सारा कार्य बेकार हो जाएगा और हमें डिपिंग प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा उसको छुटा करके। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब वो हमें लगे पूर्ण रूप से सूख गया है, उसके सुखाने के बाद ही हमको उसको ओवन ड्राइड कराना है। अब हमारा नेक्स्ट देखिए आगे का, सूखने के बाद दूसरी स्प्रे मशीन द्वारा उस पर वार्निश करें। तो मान लीजिए जब वो हमारी कलाकृति मिनिएचर सूख गई है तो हम जो दूसरी हमारी स्प्रे मशीन होगी, दूसरी स्प्रे मशीन होगी, उस पर हम स्प्रे करेंगे वार्निश का, उसके ऊपर वार्निश का स्प्रे करेंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि वार्निश करने वाली स्प्रे मशीन की एयर प्रेशर ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा चमकदार रंग कलाकृति को निखारे। मतलब जिस वार्निश का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जब उसकी कलाकृति के ऊपर कोटिंग पड़ेगी तो वह एकदम चमकदार रंग की कलाकृति उभर के आएगी। लगेगा कि हमने पेंटिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रखी है। और फिर हम उसको सूखने देंगे और सूखने के बाद उसको हम ओवन ड्राइड करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस था ये पूरा हमारी मैकेनिकल उपकरण द्वारा हमारा जो डिपिंग का प्रोसेस था वह 5 चरणों में हमारा पूरा पूर्ण हो गया है। इस सब चरण को करने के बाद हम उसको अपनी जो कलाकृति होगी या मिनिएचर होगा उसको अपने ओवन में, डिज़ायर्ड ओवन में, जो ओवन के प्रकार हमने पढ़ चुके हैं, 5 प्रकार हैं ओवन के, बेंच टाइप ओवन, इंफ्रारेड ओवन, इनमें से जो ओवन हमको सही समझ में आएगा, सही लगेगा कि हमारे इस धातु के लिए या इस कलाकृति के लिए सही है, उस ओवन को हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर रखेंगे और अपनी कलाकृति या मिनिएचर को हम उसमें रख देंगे और उसको सुखा लेंगे। या हम कह सकते हैं ओवन की जगह उसको हम भट्टी में रख करके सुखा लेंगे। तो जब वो सूख जाएगा तब हमारी जो फाइनल पेंट आएगा उस कलाकृति पर वो हमारा देखने वाला होगा।
तो आज हम लोगों ने इस प्रशिक्षण में डिपिंग के बारे में, डिपिंग की विधियां दोनों, हाथ द्वारा और मैकेनिकल विधि, ओवन के प्रकार और कौन से ओवन का कितना टेम्परेचर है, इसकी सुरक्षा चेतावनियां, और हमने डिपिंग प्रोसेस को फाइनल कंप्लीट पढ़ा है इस प्रशिक्षण में। तो आज आपने डिपिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद। आप सभी को ये प्रशिक्षण समझ में आया होगा।